डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को समझेंगे और उससे रिलेटेड छोटे छोटे 3 टर्म हैं जिनको आप वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, उनको समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक सिंपल सा टर्म है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे मेटल सरफेस पे लाइट पड़ी तो क्या हुआ? मेटल सरफेस पे लाइट पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम इस बात को समझेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इतना समझ लेते हैं कि अगर सरफेस पे लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, किस कंडीशन पे इमिट होगा वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़। फोटो मतलब लाइट की इफेक्ट की वजह से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू लाइट। तो लाइट पड़ी, अब हर एक लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस तो निकल नहीं जाएगा। अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। पैकेट खाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन देंगे, समझ रहे हैं? पैकेट खाएगा मेटल सरफेस तभी इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेगा। तो एक पैकेट खाने की एक लिमिट है ना, कि मिनिमम इतना तो चाहिए ही। उससे कम पैकेट मिला, पैकेट मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का पैकेट खाएगा मेटल सरफेस, तब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो हमारी डेफिनेशन में एक टर्म बहुत यूज होगा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर ये नहीं है डेफिनेशन में कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, किसी भी लाइट के लिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलता। एक होती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हर मेटल सरफेस के लिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे लिखना है वो आप देखिए। पहले क्या होता है? फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ, मैं क्या लिख रहा हूं? फिनोमेना ऑफ emission of electron from metal surface when suitable frequency of light is made to fall on them। अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या हो? फॉल हो, किस पर? मेटल सरफेस पर। तो मैंने क्या लिखा कि फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन देम। इमिटेड electron from metal surface are called photoelectrons, क्योंकि ये लाइट की वजह से हैं। photoelectrons and the current due to photoelectron and constitute current due to photoelectron are called photoelectric current and this whole phenomena is known as photoelectric effect। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, ये है आपके पास मेटल सरफेस। क्या है? मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस पे क्या हुई? ये लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई। लाइट इंसिडेंट होने पर क्या हो गया? ये कैसी लाइट है?
सुटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, किसके फॉर्म में आ रही है, पैकेट के फॉर्म में आ रही है, hν के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। अब ये hν, जो hν एनर्जी का पैकेट आया मेटल सरफेस पे पड़ा, तो क्या हुआ, इसने अपनी एनर्जी इस मेटल सरफेस के हर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं दी, किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है ये, और देने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद सरफेस को छोड़ देता है। अब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, कितनी एनर्जी के साथ निकलेगा, वो तो वर्क फंक्शन समझने के बाद ही आपको क्लियर होगा। अभी तो आप ये समझ पाए हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लीजिए। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया है। तो इससे क्या निकलते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड या इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड कंस्टिट्यूट करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, अभी तो मैंने सर्किट नहीं बनाया है, सर्किट बनाएंगे हम, उसको सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लेकिन उससे पहले 3 टर्म जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम समझते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। एक चीज़ और अभी बात कर लेते हैं कि जो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस तरह के मेटल सरफेस के लिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन शो करता है, किसके लिए शो नहीं करता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा सकता है। देखो, इसको नोट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स। मैं लिख दे रहा हूँ एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स लाइक क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और आपके पास सीजियम है, क्या है, सीजियम शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ विजिबल लाइट। मतलब जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करते हैं विथ विजिबल लाइट। अगर उनके ऊपर विजिबल लाइट पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। कुछ ऐसा है जैसे मान लो ये मेटल सरफेस किसका है, ये मेटल सरफेस होता है किसका, लिथियम का होता, सोडियम का होता, पोटेशियम का होता, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर वाइट लाइट पड़ती, क्या होता, यहाँ विजिबल लाइट पड़ती, विजिबल लाइट अगर इनके ऊपर पड़ती तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट होते, है ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता, यहाँ पे शो होता, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। क्योंकि जो ये एल्कली मेटल्स होते हैं वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं किसके साथ, विजिबल लाइट के साथ। लेकिन मेटल अदर देन, कौन से मेटल अदर देन एल्कली मेटल्स। अब ये कौन से मेटल हो गए, मेटल अदर देन एल्कली मेटल के अलावा जो मेटल हैं, जैसे होता है जिंक, मैग्नीशियम, क्या होता है, लाइक जिंक, Zn है, Mg है, कैडमियम है। ये क्या करते हैं, शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके साथ, विथ यूवी लाइट, किसके साथ, यूवी लाइट, नॉट विथ विजिबल लाइट। तो आपके पास जो एल्कली मेटल के अलावा हैं, है ना, जो एल्कली मेटल के अलावा मेटल्स हैं, मेटल अदर देन एल्कली मेटल, वो जैसे कैसे हैं, जैसे ये Zn है, Mg है, कैडमियम है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं विथ विजिबल लाइट। तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ,
जैसे मैं यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करूँ, जैसे आपके पास Zn है, Mg है, इस और आपके पास कैडमियम है, इसका अगर कोई मेटल सरफेस ले रहे हो, उस पर अगर आप विजिबल लाइट डालते हो तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट, नहीं होगा एमिट। यहाँ पे क्या होगा, विजिबल लाइट डाल दीजिए आप। लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये शो करते हैं किसके साथ, ये तो शो करते हैं जब से ही यहाँ पे डालोगे आप यूवी लाइट, यूवी लाइट डाल दीजिए किसके ऊपर, यूवी लाइट डाल देते हो आप किसके साथ, Zn के साथ, Mg के साथ, Cd मतलब कैडमियम के साथ। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो यहाँ पर ये फिनोमेना शो होता है। तो आपको ये पता चल गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें कौन कौन से मेटल हैं, किस तरह के मेटल हैं जो विजुअल लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, और किस तरह के मेटल ऐसे हैं जो यूवी लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। तो इतना पहले नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क फंक्शन है क्या। किसी भी मेटल सरफेस से जब उस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जो लाइट पड़ रही है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस पर, सपोज कर लीजिए मेटल सरफेस है, इस पर लाइट पड़े तो उस लाइट के पास कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी होगी और एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी होगी। मतलब अब कहने का मतलब ये है कि मेटल सरफेस अलग अलग होता है, हर अलग अलग मेटल सरफेस की अपनी डिमांड होती है कि हम इतना पैकेट खाएंगे, हम इतना पैकेट खाएंगे। तो सबको पैकेट खाना है, किसका पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है। तो कितनी मिनिमम एनर्जी का पैकेट वो खाए कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो यही लिखा जाता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या लिखा जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to eject the electron from metal surface, is known as वर्क फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई वर्क फंक्शन की कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। आपके पास कुछ मेटल सरफेस ऐसा होगा, ये मेटल सरफेस हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया ए, ये इलेक्ट्रॉन हो जाता है बी, ये हो जाता है सी, ये हो जाता है डी। आपके पास इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस में। ये क्या है आपके पास, मेटल सरफेस है। तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी मिनिमम एनर्जी की लाइट इस पर पड़े कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो यहाँ पर हमने ये लाइट डाल दी है, ये लाइट डाल दी है। अब इस पे लाइट पड़ने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अगर मिनिमम एनर्जी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। अभी आपको ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है। सरफेस के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, या उसके नीचे बात कर रहे हैं, या उसके और अंदर बात कर रहे हैं। हम किस तरह के इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हर बार होगा कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। इस बात पे बहुत काम करना है आपको, और मुझे आपको इसी बात को समझाना है क्योंकि बुक में ये बात नहीं लिखी होती है और आप इस चीज़ को समझ लेते हो कि अगर एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाता है। तो मैं आपको भी समझाऊंगा कि अगर E की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो हम कभी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। हाँ, संभावनाएं हैं, सरफेस का इलेक्ट्रॉन होगा तो निकल भी सकता है। अगर इंटीरियर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी कम है। अभी समझाता हूँ।
पहले ये देखिए कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है W=h/ν। यहाँ h क्या होता है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या होती है, जूल सेकेंड होती है। न्यू नॉट क्या होता है, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, ये पता चल जाता है। तो इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो सिंपल से यूनिट लिख लीजिए। देखिए, यूनिट ऑफ फाई नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन का जो नोटेशन है इसको आप सिंपली किससे लिखते हो, फाई नॉट से लिखते हो। कहीं कहीं पर हो सकता है कि डब्ल्यू से लिखा हो सकता है सिर्फ फाई से लिखा हो, लेकिन आपको फाई नॉट ही यूज़ करना है। तो यूनिट ऑफ फाई नॉट क्या हो जाता है, देखिए इसकी यूनिट होती है एक जूल। एक क्या होती है, यूनिट जूल होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब ये समझ में आ गया, तो यहाँ से ये भी समझ लिया जाए कि किस मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है और किसके लिए कम होती है। तो यहाँ लिख लीजिए क्या होता है, एक ज्ञान की तरह ये जो वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट, ये होता है प्लेटिनम के लिए। प्लेटिनम के लिए होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है मैक्सिमम। और फाई नॉट होता है सीजियम के लिए, ये होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है मिनिमम। तो आपको समझ में आया कि किस मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है और मैक्सिमम, क्योंकि वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल सरफेस। लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल सरफेस, टेम्परेचर, एम्प्योरिटीज। जो एम्प्योरिटीज होती हैं उन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए अगर अलग अलग वैल्यू हो रही है, इसका मतलब है कि ये अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग होता है। अब आपको मुझे इस बात को समझाना है, इसको भी अभी करना था। देखिए, अभी मुझे आपको इस बात को समझाना है। क्या, नोट इफ E is greater than phi naught, then electron may be come out. Then electron may be come out कहाँ से, from metal surface। जरा इस बात को समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही अगर E की वैल्यू फाई नॉट से ज़्यादा है। मतलब अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जरा देखते हैं इस बात को कैसे समझोगे आप इस बात को। तो देखिए, जैसे मान लो एनर्जी इस सरफेस पे पड़ रही है, वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये वो क्या एनर्जी है, वो E की वैल्यू है। हमारे पास E की वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो इस सरफेस पे पड़ी। तो सरफेस पे पड़ी क्या, मतलब यहाँ पे जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है हमने लेट कर लिया कि फाई नॉट की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी देर के लिए ये हमने लेट कर लिया है, इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट किया है मैंने। ये हमारी तरफ से लेट किया हुआ है कि लेट वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं इसको ले देता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबके लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वर्क फंक्शन तो किसी एक मेटल के लिए फिक्स हो जाएगा, हो गया। और जो इंसिडेंट वैल्यू है, एनर्जी है, वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं डिस्कस किसके लिए कर रहा हूँ, अगर मैं बात करता हूँ ए वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ए वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ये इसको कोई भी
इसको कोई भी वेस्टेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोलिजन में कोई भी एनर्जी नहीं खर्च करनी है, क्योंकि ये सरफेस पे है। इसका मतलब इसके लिए कोलिजन की एनर्जी क्या होगी, कोलिजन एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, यहाँ क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। यहाँ कोलिजन की एनर्जी जो होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, जीरो ही होगी, किसी से इसको टकराना नहीं है, सरफेस पे है। इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 10 में से 4 लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास ये एनर्जी आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसके लिए, इस वाले के लिए, अभी भी इसके पास एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर पड़ी। अगर यही एनर्जी इस पर पड़ती तो क्या होता, यही एनर्जी इस पर पड़ती तो क्या होता। तो देखिए अगर बी वाले की मैं बात कर रहा हूँ तो बी वाले को कुछ ना कुछ कोलिजन में एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूँ कि इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ी कितनी, इसको खर्च करनी पड़ती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी करनी पड़ती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करनी पड़ती है कोलिजन की वजह से, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करनी पड़ती है सरफेस से बाहर आने के लिए। तो टोटल खर्च हो गया 7 का, 7 10 में से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ऐसे ही मैं आगे और बढ़ता हूँ, मान लेता हूँ कि इसको कोलिजन में खर्च करनी है सी वाले इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 ये है और ये 4 8 हो गया, 8 लेस हो जाएगा इससे तो कितना आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं 4 की जगह पे ऐसा लिख देता कि ये अगर ये खर्च कर रहा है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये 6 करता, देखिए अगर यहाँ पे 4 करता तो 4 4 8 होता तो 2 बच जाता। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोलिजन की वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करता है, तो 6 खर्च कर रहा है, बचा 4 तो सरफेस से आने के लिए है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जस्ट ऑन द सरफेस होगा। कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रॉन जस्ट ऑन सरफेस होगा, जस्ट ऑन सरफेस होगा, निकलेगा नहीं, जस्ट ऑन द सरफेस होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसको कोलिजन में खर्च करना पड़ता, 8 कोलिजन में चाहिए और 4 सरफेस से बाहर निकलने के लिए चाहिए, टोटल तो आपके पास 10 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल पाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होती है किसके, इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होती है। मिनिमम कितनी हो सकती है, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होगा, मतलब ये 0 लेस देन आर इक्वल टू E माइनस फाई नॉट। इतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसके पास हो सकती है, मतलब 0 से बड़ी होगी और E माइनस फाई नॉट के बराबर होगी, मतलब E माइनस फाई नॉट। इसका मतलब इतनी एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मैक्सिमम कब होता है, ये ए वाले के लिए बात थी, ये बी के लिए था, ये सी के लिए था, ये डी के लिए था। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा। तो बुकों में ये बात नहीं कही जाती कि वर्क फंक्शन का मतलब किससे डील करना है, किस इलेक्ट्रॉन के से डील करना है। तो आप समझ जाओगे कि सरफेस के इलेक्ट्रॉन से ही डील करना है। जो एनर्जी होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, वो E माइनस फाई के बराबर होगी। मतलब E अगर पढ़ रहा है 10 और वर्क फंक्शन 4 है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि बुकों में इस बात का कोई डीप नॉलेज नहीं दिया जाता कि हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हम मान के चलेंगे कि हम सरफेस के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और हमारा तब ये बात हमारी सही हो जाएगी, E इज ग्रेटर देन फाई है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन हम श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि हम कंसेप्ट को जब समझ रहे होते हैं तब इस बात को हम अच्छे से डीप में समझते हैं कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें बात करनी है कि
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट radiation, minimum frequency of incident radiation which is required to eject the electron from metal surface is called threshold frequency. इसको बोलते हैं न्यू नॉट। तो न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू नॉट इज इक्वल टू होता है W/H, या एक फॉर्मूला और ले सकते हो R न्यू नॉट इज इक्वल टू C/λ नॉट। अगर आपको लैम्डा नॉट भी पता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है, तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ऐसा दोनों में चलता है, ये रिलेशन भी चलता है। चलिए अब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होती है। तो क्या लिखोगे आप, न्यू नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल सरफेस के लिए ये अलग अलग होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। अब यहाँ पे ये बात समझनी है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, is less than frequency या लेस देन थ्रेशोल्ड या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेस देन है, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन सरफेस से नहीं होगा, देन no electron emitted, then no electron ejected from metal surface। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे जो एनर्जी इंसिडेंट हुई, क्या हुई, E। इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो न्यू नॉट है वो उसकी वैल्यू है 12 × 10⁻15 हर्ट्ज़। ऐसा दे दिया मैंने, ऐसा लिख देता हूँ मैं, 8 × 10 की पावर इतनी हर्ट्ज़ है, 15 हर्ट्ज़ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 5 × 10⁻12 हर्ट्ज़। अब बोलना कि क्या ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो आप देखोगे जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ लिखा जाएगा सिंस न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, न्यू की वैल्यू जो न्यू नॉट से कम है, देन नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो ejection of electron from metal surface। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है E = h न्यू, उसमें न्यू की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है
तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, मतलब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये तो बात होगी किसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर लेता हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहिए या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहीं पे एक टर्म समझ लेते हैं क्या होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या कर दीजिए, सिर्फ एक टर्म लगा दीजिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा तो जहाँ मिनिमम लिखा था वहाँ लिखना पड़ेगा मैक्सिमम वेवलेंथ। जहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी वहाँ आप लिख दीजिए क्या, वहाँ पर आप लिख दीजिए मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ, maximum wavelength of incident radiation which is required to eject the electron from the metal surface is known as threshold wavelength। क्या बोलोगे इसको आप, threshold wavelength। threshold wavelength सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसी में मैंने आपको समझा दिया। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा तो यहाँ से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले नहीं लिखे जाएंगे, इनकी जगह पे सिर्फ एक फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, वो होगा लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट इक्वल टू हो जाएगा C/μ0। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। अब क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी क्या होती है, अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग होती है। तो उसको लेमडा नॉट लिख दीजिए। लेमडा नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ वेवलेंथ कर लीजिए। इफ वेवलेंथ ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, इफ वेवलेंथ ऑफ, इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन, किससे, लेस देन किससे होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इंसिडेंट, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। कम होगा तो निकलेंगे, लेकिन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा केस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बात समझनी है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड कब होंगे, दैट इज लेमडा इज लेस देन लेमडा नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अगर ऐसा हो, इफ लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट, अगर लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट से ज़्यादा है, देन नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ऐसा देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास लेमडा नॉट क्या है, लेमडा नॉट क्या है, एक मैंने दे दी फ्रीक्वेंसी, दे दी कितनी, 5800 एंगस्ट्रॉम सपोज कर लिया, किसी की हो सकती है। ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और मैं लिख रहा हूँ लेमडा की वैल्यू मैंने लिख दी कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हमारे पास है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल सरफेस से होगा, सोचिए। यहाँ पे लिखा जाएगा सिंस लेमडा की जो वैल्यू है, लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट, इसका मतलब है देन नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। वेवलेंथ के केस में क्या है, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ आपने सरफेस पे इंसिडेंट करा दी मेटल सरफेस पे, तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के केस में वेवलेंथ थ्रेशोल्ड जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए,
और फ्रीक्वेंसी के केस में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी आपको इंसिडेंट करानी है मेटल सरफेस पर, जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सके। होपफुली ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केस में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के केस में क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। स्क्रीन को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए।